मैसिव स्केल पे जो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इतनी सारी जाने जा रही प्रॉपर्टीज का लॉस हो रहा है, ये रोका जाना चाहिए। पर लीग ऑफ नेशन फेल हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगा कि हमें फिर से एक इंस्टीट्यूट की जरूरत है, और यूनाइटेड नेशंस का क्या हुआ, गठन किया गया 1945 में, और वहीं से हमारा आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, कि ह्यूमन के कुछ बेसिक राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, वो किसी भी सिचुएशन में वॉयलेट नहीं होने चाहिए, चाहे वो वॉर की सिचुएशन हो, चाहे नॉन वॉर पीसफुल सिचुएशन हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिंह लॉ एकेडमी में। मैं दिव्यदर्शन सिंह आपके लिए लेकर आया हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड की लेक्चर सीरीज आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, और ढेर सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो एलएलएम एंट्रेंस हो, चाहे वो जुडिशरी के एग्जाम्स हो, प्री प्लस मेंस में आपको जो हेल्प करेंगे। तो अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के जो सिलेबस होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक लेक्चर सीरीज कंप्लीट की है, और आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो इंसाइंड हैं, जिसमें दिए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में। उससे रिलेटेड केस लॉज देखेंगे, हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट क्या होता है, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, और तमाम इससे जो जुड़ी हुई केस लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सिंह लॉ एकेडमी आपको सेमेस्टर फाउंडेशन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है और आपको हेल्प करेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे से स्कोर करने में, सब्जेक्ट्स के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और आपको ये एग्जाम, ये लेक्चर सीरीज, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सारी चीजें आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे काम, बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, बहुत सारा इससे आपको हेल्प मिलने वाला है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो चलिए आज शुरू करते हैं, और आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड सीरीज का, और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे लेक्चर सीरीज का मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है पढ़ना। वो होते क्या हैं, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, और कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम हिंदी में मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। तो हम थ्रू आउट, अगर आपने हिस्ट्री के पेपर्स पढ़े होंगे और साथ में कुछ और, अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं या आप एलएलबी कर रहे हैं और बीए करके आए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा थ्रू आउट ह्यूमन स्ट्रगल बहुत सारे राइट्स, और आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा होगा, स्पेशली नेचुरल लॉ स्कूल, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल, जो कि हमारे थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री में हमें वेरियस राइट्स, वेरियस ह्यूमन राइट्स के बारे में आइडिया देता है, और हमें कुछ ऐसे राइट्स हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में इंश्राइंड है, हमने आइडेंटिफाई किए हैं थ्रू वेरियस फ्रीडम स्ट्रगल्स, वेरियस रिवोल्यूशन थ्रू आउट वर्ल्ड, जिनको हम मानते हैं कि वो हर जगह प्रेजेंट होने चाहिए, हर ह्यूमन को अवेलेबल होने चाहिए, और उसको किसी भी बियॉन्ड एनी स्टेट, बियॉन्ड एनी बाउंड्री, वो सारे राइट्स वहां के लोगों को या फिर वहां के नॉन सिटीजन्स को क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। ऐसे कुछ बेसिक राइट्स, ऐसे कुछ नेचुरल राइट्स, जिनको हम ह्यूमन राइट्स के फॉर्म में जानते हैं, जब किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन उसको इंश्योर करता है, उन राइट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट इज वन विच इज प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड। एक तो प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है, गारंटी करता है बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले क्या है कि ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, और इनमें से कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है और गारंटी किया जाता है किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। उन राइट्स को फिर हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि गारंटीड होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं किसके अंदर, किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सिमिलर कंसेप्ट, यही आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अवेलेबल है, और उसने कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिक को, एज वेल एज कुछ अधिकार हमने नॉन सिटीजन्स को भी दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स का बेसिक आइडिया ही यही है कि इट इज अवेलेबल टू ऑल। अवेलेबल टू ऑल का मतलब है कि आप किसी भी स्टेट में एज अ सिटीजन है, रिसाइड कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं, या एज अ नॉन सिटीजन प्रेजेंट है, जस्ट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप एक इंसान है, इसलिए आपके कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए। इसी आइडिया को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को तो अवेलेबल होते ही हैं सारे, कुछ नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल होते हैं।
ठीक है, ये है हमारा क्या, फंडामेंटल राइट। अब ये राइट्स फंडामेंटल क्यों है, सवाल ये उठता है कि ये राइट्स जो हम फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं बार बार, ये लीगल राइट्स से कैसे डिफरेंट है। कोई भी ऑर्डिनरी राइट किसी भी लॉ के अंडर जो इनकॉर्पोरेट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, वो उससे कैसे डिफरेंट है। जनरली टेक्निकली अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट भी एक लीगल राइट ही है, पर वो अदर ऑर्डिनरी राइट्स से कैसे डिफर करता है, वो इसलिए डिफर करता है, और जो इन राइट्स को फंडामेंटल बनाता है वो बेसिक आइडिया ये है, उसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि फंडामेंटल राइट्स को आपको टेक अवे करने के लिए ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं, बल्कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ता है, तब जाके आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको टेक अवे कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर ऑर्डिनरी राइट्स। ऑर्डिनरी राइट्स में क्या है, आप नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलो करके, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लेक्चर 1 में पढ़ा अभी तक, उनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, उन राइट्स के साथ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, उन राइट्स को आप टेक अवे कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो है यही यहां पे लिखा हुआ है, और यही बेसिक डिफरेंस, यही बेसिक फीचर इन राइट्स को फंडामेंटल बनाता है। इसीलिए यहां पे लिखा है दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज ऑर्डिनरी राइट्स में बी अल्टर्ड बाय द लेजिस्लेचर इन इट्स ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, बट फंडामेंटल राइट बीइंग गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही गारंटीड है कि ये राइट्स अवेलेबल होंगे, कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी प्रोसेस बट बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक आप अमेंड नहीं करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जनरली हर कंट्री में, मोस्टली हर कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से क्या होता है, डिफरेंट होता है। यही फीचर इन राइट्स को क्या बनाता है, फंडामेंटल बनाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या, कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए हैं। कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर सुने, कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर अटेंड करें, चाहे वो इस एकेडमी का हो, कहीं भी हो, अपने कॉलेज में हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बैरेक्ट हमेशा साथ रखें, ताकि आप उसमें नोट डाउन भी कर सकें चीजें, शॉर्ट टाइटल के आसपास नोट्स भी लिख सकें, और आप हमेशा खुद से जब तक प्रोविजन पढ़ेंगे नहीं, असली मीनिंग, उसकी असली कंसेप्ट क्लैरिटी आपको तब तक नहीं आएगी। टीचर तो आपको बताएगा ही बताएगा कि क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या इसका मतलब है, पर खुद से सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको साथ में खुद पढ़ना पड़ेगा, और वो बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। तो बैराक में आप अगर देखेंगे, इंडेक्स अगर आप खोलेंगे अपने बैराक का, तो उसमें पार्ट 3 में आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया होगा, और वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिए हुए हैं पार्ट 3 के अंदर। अब इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अभी मैग्ना कार्टा क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है अपने सिटीजन्स को, एज वेल एज कुछ अधिकार नॉन सिटीजन्स को भी। तो टोटल 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, जो 14 से 18 आर्टिकल के अंडर दिया हुआ है, जिसमें हम इक्वालिटी के डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखते हैं, और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी देखते हैं, और उसके साथ साथ हम डिस्क्रिमिनेशन को बैन करते हैं ऑन वेरियस ग्राउंड्स, हम अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस को बैन करते हैं अंडर आर्टिकल 18। और ये सारे इक्वालिटी के कंसेप्ट्स कहां दिए हुए हैं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 को, जो है हमारा पहले टाइप का फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये ऐसे वेरियस फ्रीडम्स हमारे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें अवेलेबल हैं, और वो कहां से कहां है, 19 से 22। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप का फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है, जिसमें चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज क्या किया गया है, बैन किया गया है, और फोर्स्ड लेबर जैसी चीजें, बेगार वाली प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें अबॉलिश की गई हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसी बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, कंडक्ट की जाती थी, और उनको एबॉलिश करने की जरूरत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समझी। इसीलिए इन आर्टिकल्स के अंडर ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को क्या किया गया है, बैन किया गया है, और उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज किया गया है। फोर्थ टाइप का हमारा
जो फंडामेंटल राइट है वो रिलीजन से रिलेटेड है, इसीलिए यहां पे लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। तो इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। आपने अगर अभी तक पढ़ा होगा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का या वेरियस चीजें देखी होंगी डे टू डे लाइफ में, तो इंडिया की जो सेकुलरिटी है वो यहां से निकल के आती है कि एज एन इंडिविजुअल आपको अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी फ्रीडम चाहिए, जो भी अधिकार चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इन फ्रीडम्स पे भी। वो कौन से फ्रीडम्स, वो कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चौथा है टाइप, वो रिलीजन से रिलेटेड फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद हमारा लास्ट फिफ्थ आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में दिया हुआ है। और इसमें दो तरीके के माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड हैं, माइनॉरिटीज ऑफ रिलीजन एंड माइनॉरिटीज ऑफ लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एजुकेशनल और रिलीजियस माइनॉरिटीज को कुछ अलग से मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट से रिलेटेड, ताकि वो अपने आप को प्रिजर्व कर सके, अपने आप को क्या कर सके, प्रोपागेट कर सके अपने रिलीजन को। इसीलिए कुछ अलग से राइट्स इंशाइन किए गए आर्टिकल 29-30 में। और सबसे लास्ट हमारा सिक्स्थ टाइप का जो फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, जिसको हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ऐसा क्यों बोला है कि ये जो सारे अधिकार आपको दिए हुए हैं, अगर इनका वॉयलेशन होता है तो आपके पास कोई रेमेडी होनी चाहिए। रेमेडी क्या है? आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 आपको बोलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके इस वॉयलेशन को क्या कर सकते हैं, इस ब्रीच को इन्फोर्स करा सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं। और ये रेमेडी जो आर्टिकल 32 के अंडर है, ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, ये खुद आपका एक मौलिक अधिकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, डिस्क्रिशन नहीं है कि वो आपके आर्टिकल 32 के पिटीशंस को ना सुने। इसीलिए आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि अगर आपके और किसी फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है तो आप एज अ रेमेडी उसको इन्फोर्स कराना चाहते हैं, एज अ रेमेडी अपनी कोर्ट ऑफ लॉ में आप अपने उस रेमेडी को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उस राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उस राइट के एक्सरसाइज को भी क्या बोला गया है, एक मौलिक अधिकार बोला गया है अंडर आर्टिकल 32। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इन 6 के अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया था ओरिजिनली, तो हमारे पास एक राइट टू प्रॉपर्टी का भी फंडामेंटल राइट था। पर उस टाइम की गवर्नमेंट, स्पेशली नेहरू गवर्नमेंट और उसकी सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने देखा कि इंडिया में प्रॉपर्टी को लेके, लैंड होल्डिंग को लेके बहुत ही एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसने बहुत ज्यादा जमींदारी के फॉर्म में लैंड होल्डिंग्स कर रखी हैं। तो इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, जो कि हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिज्म के एक फॉर्म के बारे में बात करता है और बात करता है कि इक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारी कंट्री में। उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ लॉज लाए गए, जमींदारी अबॉलिश की गई, और उन लॉज का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी से। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस टसल को खत्म करने के लिए वेरियस लॉज लाए गए, वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आए, जो कि हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। और फाइनली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू उस राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया, आर्टिकल 31 के अंदर जो था, क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ये है हमारा क्या, ये है हमारा स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि वेरियस फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। अब हम एक एक करके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में इन आर्टिकल्स को, इन आर्टिकल से रिलेटेड केस लॉज को और इन आर्टिकल से रिलेटेड थ्योरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। पर अब फिर से आते हैं वापस हम एक वर्ड पे जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये मैग्ना कार्टा हम इसको बोलते हैं, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है, तो इसको जानने के लिए हम जाते हैं बिहाइंड हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स एज अ कंसेप्ट, एज एन आइडिया कहां से ओरिजिनेट होता है और कैसे डेवलप हुआ ओवर ईयर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। आपने अगर पढ़ा है हिस्ट्री का पेपर अपने BA LLB में या फिर किसी और दूसरे कोर्स में, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का आइडिया, फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन, कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ, 1215 में इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इन मिडिल एजेस में क्या था, ऑटोक्रेसी का बहुत ज्यादा कंट्रोल था। राजा जो लोग थे वहां पे, राजा एज अ इंस्टीट्यूशन, किंग एज अ इंस्टीट्यूशन इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा क्या था, पावरफुल था। वो लोगों पे बहुत सारे वेरियस टैक्सेस लगा रहा था और इंडिविजुअल्स को किसी भी तरीके का राइट प्रोवाइड नहीं किया गया था।
तो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, इस टैक्सेस और राइट्स का ना होने को कॉन्फ्लिक्ट को लेके वहां पे लोगों ने वहां के किंग से डिमांड की और एक मैग्ना कार्टा साइन किया गया, एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया जिसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। कहां पे? 1215 में। और मैग्ना कार्टा ने एम्फसाइज किया कि राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रूलर्स। पहली चीज तो यह कि जो राजा है, जो किंग एज अ इंस्टीट्यूट है, उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, उसके पास अनहिंडर्ड पावर और आर्बिट्ररी पावर नहीं है, बल्कि वो कैसा है? वो राइट्स लिमिटेड हैं। रूलर्स कुछ लिमिटेशन के साथ काम कर सकता है। और यह भी स्टैब्लिश किया कि आगे जाके हम फंडामेंटल राइट को एज अ कंसेप्ट, एज एन आइडिया क्या करें? इनकॉर्पोरेट करें। तो इसीलिए हम पार्ट 3 को क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? मैग्ना कार्टा बोलते हैं, क्योंकि मैग्ना कार्टा ही पहला वो डॉक्यूमेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में, डॉक्यूमेंटेड वर्ल्ड हिस्ट्री में, जहां पे फंडामेंटल राइट जैसी चीजें, जहां पे रूल ऑफ लॉ, जहां पे लिमिटेड पावर ऑफ गवर्निंग बॉडीज जैसी आइडियाज कहां से इनकॉर्पोरेट हुए? मैग्ना कार्टा से। उसके बाद 17th और 18th सेंचुरी में इनलाइटनमेंट इरा आता है, जिसको हम रेनेसा पीरियड भी बोलते हैं। वहां पे वेरियस थिंकर्स ने सोशल इंटरेस्ट थ्योरी के थ्रू, वेरियस सोशियोलॉजिकल स्कूल्स और नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्रू क्या किया? वेरियस नेचुरल राइट्स के बारे में प्रोपेगेट किया, वेरियस नेचुरल राइट्स के बारे में एडवोकेट किया। और वहां से भी हमारा क्या निकल के आता है कि कुछ ऐसे राइट्स हमें एज अ ह्यूमन बीइंग अवेलेबल होने चाहिए। यही यहां पे लिखा हुआ है कि वेरियस फिलोसोफर्स सच एज जॉन लोक, थॉमस हॉब्स, जीन जैक रोज, इन लोगों ने एडवोकेट किया क्या? नेचुरल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और यही सारी चीजें हम अगर देखेंगे, हमने अभी देखा भी पार्ट 3 में, वेरियस फॉर्म्स में ये प्रेजेंट हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आता है हमारा 1776 में यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यूएस, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी और वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉलोनी जिन्होंने ब्रिटिश रूल से क्या पाया था? इंडिपेंडेंस पाया था। और जब वो इंडिपेंडेंस मिली और उन्होंने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है बाय द नेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कब? 1776 में। और इसी डिक्लेरेशन ने हेल्प की बिल ऑफ राइट्स इनकॉर्पोरेट करने की। बिल ऑफ राइट्स कुछ बेसिक ऐसे राइट्स थे जो यूएस के ड्राफ्टर्स ने, यूएस के फाउंडिंग मेंबर्स को लगा कि वहां के सिटीजन्स को अवेलेबल होने चाहिए। और यही बिल ऑफ राइट्स बाद में हमारे यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस में 10 अमेंडमेंट्स के नाम पे जाने लगे। जब प्रपोज किया गया था बिल ऑफ राइट्स तो 12 राइट्स के बारे में प्रपोजल था, पर वहां के जो स्टेट लेजिस्लेचर्स थे उन्होंने सिर्फ 10 अमेंडमेंट्स को अडॉप्ट किया। ये 10 अमेंडमेंट जो हैं वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं। वहां पे फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट्स के थ्रू जाना जाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, जो हमारे पार्ट 3 में वेरियस आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, उसका इक्विवेलेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? वेरियस अमेंडमेंट्स हैं। और टोटल 10 अमेंडमेंट्स इंक्लूडिंग टू राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी एक्सेट्रा, वहां पे क्या है? एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड है। और इसका ओरिजिन कहां से होता है? यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद एक और रिवॉल्यूशन हुआ फ्रेंच हिस्ट्री में बाय द नेम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप सबने जरूर पढ़ा होगा। और वहां पे भी मैन और सिटीजन से रिलेटेड कुछ राइट्स डिक्लेयर किए गए बाय द नेम ऑफ फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जिसको अडॉप्ट किया गया 1789 में। और यहां से पहली बार इन्फोर्स किया गया कंक्रीट तरीके से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कि ऐसे प्रिंसिपल्स हर जगह अवेलेबल होने चाहिए सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को, कि उसके पास एज एन इंडिविजुअल लिबर्टी है, इक्वालिटी है लोगों के बीच में, राजा ऊपर नहीं है, प्रिविलेज लोग ऊपर नहीं है, ऑर्डिनरी पीपुल नीचे नहीं है, सब लोग बराबर है इन द आइज ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जैसी चीजें। इन सारे मूवमेंट्स ने क्या किया? ह्यूमन स्ट्रगल में, ह्यूमन हिस्ट्री में इनको इन्फोर्स किया, कंक्रीट किया। और इसने, इन रिवॉल्यूशंस ने हेल्प की फंडामेंटल राइट को एक्सेप्ट करने में, रियलिटी में लाने में। ठीक है। उसके बाद इन गैप्स के बीच में क्या हुआ कि 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए। और लीग ऑफ नेशंस एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जरूर पढ़ेंगे, फेल हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों को लगा कि इतने
मैसिव स्केल पे जो ये ह्यूमन वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इतनी सारी जाने जा रही प्रॉपर्टीज का लॉस हो रहा है, ये रोका जाना चाहिए। पर लीग ऑफ नेशन फेल हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगा कि हमें फिर से एक इंस्टीट्यूट की जरूरत है और यूनाइटेड नेशंस का क्या हुआ, गठन किया गया 1945 में, और वहीं से हमारा आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, कि ह्यूमन के कुछ बेसिक राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, वो किसी भी सिचुएशन में वॉयलेट नहीं होने चाहिए, चाहे वो वॉर की सिचुएशन हो, चाहे नॉन वॉर पीसफुल सिचुएशन हो। और ये अडॉप्ट किया गया जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशंस की 1948 में, और यूडीएचआर ने प्रमोट किया वेरियस ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स तो आपको देने ही देने एज ए स्टेट, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स भी इंश्योर करना है, ये बात की गई यूडीएचआर में। और यूडीएचआर ने बोला कि ये जो राइट्स हैं ये इंडिविजुअल्स को रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन, जेंडर, नेशनैलिटी, इसके बियॉन्ड मिलनी चाहिए। और ये सारी चीजें हम जब आर्टिकल 15, 16 ये सब पढ़ेंगे तो हमको दिखेगा कि हाँ, ये सारे आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट के बारे में जाना, फंडामेंटल राइट का नेचर क्या होता है, फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, और फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री क्या है। अब वेरियस फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हुए हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल में केस लॉज के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, ताकि आपको उसके बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में उसको क्या कर सकें, ठीक से अटेम्प्ट कर सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।